हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग बिहार एस्टेट की बात करने वाले हैं और बिहार एस्टेट 2024 की हम लोग बात करने वाले हैं। और 2023 में जब बिहार एस्टेट हुआ था तब भी मैंने आप लोगों की अच्छी तरीके से तैयारी कराई थी और आज भी मैं आप लोगों की अब की बार बिहार एस्टेट फिर से हम लोग करने वाले हैं। दोबारा से आप लोगों को पढ़ाएंगे और अगर आप लोग पुराना पढ़ना चाहते हैं तो पुराना भी देख सकते हैं कि मैंने 22 क्लासें आप लोगों की फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ली थी। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में मैंने डिटेल में पढ़ाया है आप लोगों को। ऑडिटिंग की बहुत सी क्लासें आप लोगों की ली हुई हैं मैंने, 7 8 कहीं अलग कहीं अलग, इस प्रकार से मैंने आप लोगों को बहुत बार पढ़ाया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिए। अगर हम लोग बात करने वाले हैं तो हम लोगों की जो क्लास है ये एमसीक्यू क्लास रहने वाली है, लेकिन कमेंट किया है कि एमसीक्यू प्लस कॉन्सेप्ट भी साथ ही साथ में बताइए, तो हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करने वाले हैं। ये हम लोगों की तीसरी नंबर क्लास रहने वाली है और अभी तक मैंने आप लोगों की 2 क्लासें करी हुई हैं। अगर हम लोग बात करते हैं तो पहली क्लास की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों ने पहली क्लास में कौन सी क्लास की थी, तो हम लोगों ने पहली क्लास में आप लोगों की रॉयल्टी की क्लास की थी, दूसरी क्लास में हम लोगों ने ब्रांच की क्लास की थी और तीसरी क्लास हम लोग जो डिपार्टमेंट की करने वाले हैं, मैं पहले ही बता देता हूं कि हम लोग इस क्लास को अगली बार करने वाले हैं। अगर हम लोग चौथी क्लास की बात करते हैं तो हम लोग हायर परचेज सिस्टम की क्लास करने वाले हैं। हायर परचेज सिस्टम जिसे हम लोग किराया क्रय पद्धति कहते हैं, ठीक है। एक होती है किराया क्रय पद्धति और एक होती है किस्त भुगतान पद्धति। ये दोनों पद्धति एक जैसी तो होती हैं लेकिन कुछ यहाँ पर अलग हैं, तो हम लोग इंस्टॉलमेंट पेमेंट हायर परचेज के बाद आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो मैंने आप लोगों को पहले इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करा दें, एमसीक्यू क्लियर करा दें, फिर उसके बाद हम लोग कॉर्पोरेट में चलेंगे, ऑडिटिंग में चलेंगे, बिजनेस स्टडी अगर होगी, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस पहले दिखाएंगे, उसके बाद इसको कंप्लीट कराएंगे। तो बिना समय गवाए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं कि हम लोग आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आज की क्लास में लिखा हुआ है कि हम लोग डिपार्टमेंट विभागीय खाते, जैसा कि लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर, हम लोग यहाँ से इनको समझने वाले हैं। देखो, पहले मैंने कुछ मतलब कि कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी बीच बीच में लिए हुए हैं। तो इस प्रकार से हम लोग करेंगे, फिर उसके बाद हम लोगों ने कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद हम लोगों के क्वेश्चन। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को सबसे महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर व्ययों का विभाजन, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस प्रकार से पूछे गए हैं, ये भी आप लोगों का डाउट खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम लोग बात करते हैं कि विभागीय खाते हम लोग बात करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आती है तो आप लोग एसपी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोग देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब भी कर लीजिए प्लीज़। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक ज़रूर करें वीडियो को। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक करें, नहीं तो आप लोग कोई बात नहीं, क्योंकि लाइक का कुछ लगता तो है नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं कि विभागीय खातों का आशय, सबसे पहला हम लोगों का लिखा हुआ है कि विभागीय खातों का आशय क्या होता है। देखो, सबसे पहले हम लोग बताते हैं कि शाखा क्या है। शाखा और विभाग मतलब कि एक दूसरे के हम लोग एक ही वर्ड यूज करते हैं इनके लिए, लेकिन ये अलग अलग वर्ड है, ठीक है। अगर हो सकता है आप लोगों से अंतर पूछा जाए कि शाखा और विभाग में क्या अंतर है तो आप लोग बता सकते हैं आराम से। तो हम लोग कुछ बातें आप लोगों को बताएंगे पहले, फिर उसके बाद हम लोग विभाग की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं विभाग। अब विभाग क्या होता है, विभाग के बारे में हम लोग समझते हैं। विभाग और शाखा में अगर अंतर पूछा जाता है तो आप लोग आराम से बता सकते हैं कि विभाग जो होता है कि व्यवसाय के विभिन्न विभाग, व्यवसाय के विभिन्न विभाग एक ही छत के नीचे, एक ही छत के नीचे स्थित हैं, एक ही छत के नीचे स्थित हैं, एक ही छत के नीचे स्थित हैं। अर्थात एक ही स्थान पर, स्थित हैं। तो ये हम लोग क्या कहते हैं, तो ये विभाग
तो ये विभाग कहे जाते हैं। तो ये क्या कहे जाते हैं? तो ये विभाग तो ये विभाग कहे जाते हैं। और अगर हम लोग शाखा की बात करते हैं, और शाखा की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि ये विभाग एक ही नगर के विभिन्न स्थानों, एक ही नगर के या एक ही शहर के विभिन्न स्थानों पर स्थित होते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें हम लोग शाखा कहते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें शाखा कहा जाता है। तो इन्हें शाखा कहा जाता है। अब मैंने आप लोगों को बताया कि विभाग जो होते हैं, जैसे मान लो कि ये एक मतलब कि कोई कंपनी है, ठीक है, और उसके बहुत से विभाग हैं। मान लो एक ए विभाग है, ए डिपार्टमेंट है, एक बी डिपार्टमेंट है, एक सी डिपार्टमेंट है। इस प्रकार से एक ही कंपनी के एक ही स्थान पर जब कई विभाग होते हैं तो कई मतलब कि पार्टों में हम लोगों ने संगठन को बांट दिया है, तो इसे हम लोग कहते हैं विभाग। ठीक है, विभाग। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एक कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट होता है, और हम लोगों का ह्यूमन रिसोर्स अगर हम लोग बात करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स जो विभाग होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग विभाग होते हैं एक ही कंपनी के। ठीक है, तो इनको हम लोग एक ही स्थान पर अगर हैं तो उन्हें हम लोग विभाग कहते हैं, और यही विभाग अगर अलग अलग स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं या स्थित होते हैं तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो इन्हें शाखा कहते हैं। तो यहीं पर हम लोग बात करेंगे कि विभागीय जो खाते हैं हम लोग बनाते क्यों हैं। विभागीय खातों का आशय कि आजकल जो व्यापार है, आज की बात करते हैं कि आजकल व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि अगर हम लोग बात करते हैं कि फुटकर व्यापारी भी अपने व्यापार को विशालकाय बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। चाहे कोई भी व्यापारी हो, चाहे फुटकर हो, चाहे थोक व्यापारी हो, वो ये सोचता है कि हमारा व्यवसाय बड़ा से बड़ा हो जाए, विशालकाय हो जाए, उसका रूप बड़ा हो जाए। तो इसके लिए क्या करेगा कि फुटकर व्यवसायियों में बृहद व्यापार का जो उदाहरण है वो विभागीय स्टोर है। ठीक है, अगर बृहद अगर हम लोग बात करते हैं, बड़े प्रकार के अगर हम लोग बात करते हैं व्यवसाय की, तो यहाँ पर जो विभागीय स्टोर है वो इसका एक एग्जाम्पल हम लोग मान सकते हैं। बड़े बड़े व्यवसायों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्हें कई भागों में बांट दिया जाता है। अब एक लोग तो सारा काम कर नहीं सकता, इसीलिए हमने उस व्यवसाय को चलाने के लिए उसको कई भागों में बांट दिया है। और जो भाग हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे? तो उनको हम लोग जो प्रत्येक भाग को हम लोग विभाग कह देते हैं, प्रत्येक भाग को डिपार्टमेंट कहा जाता है। वैसे बैंक में जाओ तो बैंक में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे कॉलेज में अगर हम लोग जाते हैं तो जैसे हम लोगों ने मान लो कि ये कॉलेज है और यहाँ पे हम लोगों का, जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ये कॉलेज है। ठीक है, अब ये कॉलेज है तो मान लो ये को उन्होंने 4 डिपार्टमेंट में बांट दिया। ये कार्यालय हो गया, ठीक है, कार्यालय विभाग। ठीक है, ये हम लोगों का खेलकूद विभाग हो गया, खेलकूद संबंधी काम यहाँ पर किए जाते हैं, खेलकूद विभाग हो गया। ये हम लोगों का मान लीजिए वाणिज्य विभाग हो गया। ये हम लोगों का मान लीजिए कि विज्ञान विभाग हो गया। तो इस प्रकार से कंप्यूटर विभाग अलग अलग, मतलब कि कोई भी संगठन हो उसको अलग अलग भागों में बांट दिया है। प्रत्येक भाग चलाने के लिए हमने क्या किया कि उसको बांट दिया है, उसे हम लोग विभाग कह सकते हैं, यह कहा जाता है। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर पहला लिखा हुआ है कि ऋण पर ब्याज दर्शाया जाता है। ऋण पर ब्याज अगर हम लोगों का है तो वो किस खाते में दर्शाया जाता है? इंटरेस्ट ऑन लोन की बात की जाती है कि इंटरेस्ट ऑन लोन किस खाते में दर्शाया जाता है। अब हम लोगों को मालूम है कि ऋण पर ब्याज तो हम लोगों का एक तरीके से हम लोगों को पैसा देना है। ऋण पर ब्याज है तो पैसा देना है, तो इसलिए ऋण पर ब्याज जो है विभागीय व्यापार खाते में दर्शाया जाता है, विभागीय लाभहानि खाते में दर्शाया जाता है, या फिर सामान्य लाभहानि खाते में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि ऋण पर ब्याज दर्शाया जाता है तो वो किस खाते में दर्शाते हैं हम लोग। तो याद रखिए कि वो हम लोग कहाँ दर्शाते हैं? सामान्य लाभहानि खाते में उसको दर्शाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि पूंजी पर ब्याज जो है वो किस खाते में दर्शाया जाता है? एक तो हम लोगों का हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन जिसे हम लोग कह सकते हैं कि ऋण पर ब्याज। अब ऋण पर ब्याज जो है वो मैंने किस खाते में दर्शाया है? तो वो जो दर्शाया है वो सामान्य लाभहानि खाते में दर्शाया है। इसी प्रकार हम लोगों का हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस खाते में हम लोग दर्शाएंगे? तो अगर हम लोग बात करते हैं पूंजी पर ब्याज, अब पूंजी पर ब्याज तो इसको भी हम लोग किस खाते में दर्शाएंगे? तो विभागीय व्यापार खाते में दर्शाएंगे, लाभहानि खाते में दर्शाएंगे, या फिर सामान्य लाभहानि खाते में दर्शाएंगे। तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या है? इसका भी राइट आंसर सी ही ऑप्शन होगा, क्योंकि इसको भी हम लोग सामान्य लाभहानि खाते में दर्शाएंगे, एक को डेबिट पक्ष में, एक को क्रेडिट पक्ष में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग इनके लाभ पढ़ लेते हैं कि विभागीय लेखों के लाभ क्या क्या हैं। हो सकता है आप लोगों से डिटेल में भी क्वेश्चन पूछे जाएं। ठीक है, कॉन्सेप्ट में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। विभागीय, सबसे पहले हम लोगों ने विभागीय लेखे पढ़े। विभागीय लेखे क्या होता है कि आज देखो, मान लो कि जो सिंपल सी बात है, एक बात याद रखिए कि विभागीय लेखे क्या हैं। तो सबसे पहले जब व्यापार, अगर हम लोग बात करते हैं कि जब व्यापार बहुत से विभागों में बांट दिया जाता है तो इन विभागों के संबंध में जो खाते बनाए जाते हैं उन्हें विभागीय खाते कहते हैं। लो, मैंने इतना सिंपल आप लोगों के लिए लिख दिया है, उन्हें विभागीय खाते कहते हैं। अब शाखा की बात करते हैं तो शाखा संबंधी अगर बनाए जाते हैं तो उन्हें ब्रांच अकाउंट कहते हैं, और अगर विभाग संबंधी बनाए जाते हैं तो उन्हें हम लोग डिपार्टमेंट अकाउंट कहेंगे। अब डिपार्टमेंट अकाउंट के लाभ क्या क्या हैं उनको जान लेते हैं कि इनके लाभ क्या क्या हैं। सबसे पहला लाभ है कि लाभ हानि ज्ञात करना। जैसे मान लो कि ये एक कंपनी है, अब इसके ये 3 विभाग हैं। ठीक है, ये 3 विभाग हैं, ए, बी और सी, ये खुद कंपनी है। अब यहाँ पे इन्होंने देखा है कि ए कंपनी को लाभ हुआ मान लो 10,000 रुपये का, बी कंपनी को लाभ हुआ मान लो 20,000 रुपये का, सी कंपनी को लाभ हुआ मान लो 5,000 रुपये का। तो कंपनी को इनके लाभ तो अलग से पता चलेंगे, प्लस कंपनी को टोटल लाभ भी पता चलेगा कि हमें कुल लाभ कितना हुआ है। तो कुल लाभ हमें 35,000 हुआ है। तो सामान्य लाभ हानि ज्ञात करना विभागीय लेखों में सबसे महत्वपूर्ण लाभ की बात करते हैं हम लोग, सबसे महत्वपूर्ण। तो ये हो गया, हम लोगों को लाभ हानि ज्ञात कर सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग लेखे करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या पता चलेगा? लाभ हानि पता चलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग पता कर सकते हैं। उसके बाद कार्य कुशलता बढ़ाने में सहायक। मान लो कि यहाँ पर देखो कि ए कंपनी ज़्यादा है
बी कंपनी और सी कंपनी तीनों एक ही प्रकार के व्यापार करती हैं, लेकिन सी कंपनी का प्रॉफिट कम है, तो उसकी कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए हम उसको देख सकते हैं कि उसमें क्या कमियां हैं, तो उसको कार्यकुशलता बढ़ाने में सहायक होती है। क्योंकि अगर मान लो सी कंपनी को लॉस ज़्यादा हो रहा है या इसके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, तो उनको कम कर सकते हैं, कार्यकुशलता उसकी बढ़ा सकते हैं। तो ये विभागीय लेखों का लाभ हो गया। उसके बाद व्यापारिक नीति निर्धारित करने में सहायक, व्यापार नीति निर्धारित करने में सहायक, लाभ बढ़ाने में सहायक। मान लो कि इसी कंपनी को लाभ कम हो रहा है, उसका रीजन बताइए कि उस लगा हम लोग एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस करने के बाद हम लोग लाभ बढ़ाने में जो सहायक जो चीज़ें हैं उनको हम लोग देखेंगे और उनको करेंगे, तो ये लाभ बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। उसके बाद व्यवसाय की वास्तविक स्थिति का ज्ञान होना, व्यवसाय की वास्तविक स्थिति का ज्ञान होना मतलब यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारा व्यवसाय किस स्थिति में है, हम प्रॉफिट में जा भी रहे हैं या नहीं। कोई विभाग अगर हमें बंद करना है तो हो सकता है हम बंद कर दें, क्योंकि वो लॉस में ज़्यादा जा रहा है, उसके जाने से हमें भी और जो विभाग हैं उन पर भी इसका असर पड़ेगा या व्यवसाय पर उसका असर पड़ेगा। तो हम लोग उस व्यवसाय की वास्तविक स्थिति का ज्ञान हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ये इनके लाभ की बात की जाती है कि जिस व्यवसाय में विभागीय लेखे रखे जाते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं कि जिस व्यवसाय में जो विभागीय लेखे रखे जाते हैं, उस व्यवसाय का स्वामी किसी भी समय इस बात का सही ज्ञान प्राप्त कर सकता है कि व्यवसाय उन्नति के पथ पर अग्रसर है या फिर अवनति के पद पर अग्रसर है, वो कहाँ जा रहा है, उन्नति करेगा मेरा व्यापार या नहीं कर रहा है। तो ये होता है इनके विभागीय लेखे करने से हम लोगों को ये लाभ होते हैं। अब मान लो मैं मकान बनवाता हूँ या मान लो कोई घर बनवाता है, तो उसमें सबसे पहले उसको लेखा करनी चाहिए। या मान लो कोई बिजनेस है, छोटा मोटा बिजनेस है, तो उसको अपने खर्चे लिखने चाहिए और इनकम भी लिखनी चाहिए, और उसको देखना चाहिए कि खर्चे ज़्यादा हैं या इनकम ज़्यादा है। तो लेखे करने से ये लाभ होते हैं, स्थिति का पता चलेगा, लाभ हानि का पता चलेगा, कार्यकुशलता में वृद्धि करेंगे, तो ये सब इनके लाभ होते हैं। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया हुआ है कि ये इनके लाभ होते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोगों की क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले हम लोग जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं कि व्ययों का विभाजन यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। अब जैसे मान लो कि मैं क्वेश्चन बताता हूँ आप लोगों से कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे मान लो कि ये कंपनी है, ये मान लो एक कंपनी है, ठीक है। अब इसके ये 4 विभाग हैं, एक विभाग है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी, ये 4 विभाग हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मान लो कि इतनी पूरी जगह का जो है वो किराया लगा है। मान लो इतनी पूरी जगह का, ये जो जगह दिख रही है, इतनी पूरी जगह का हम लोगों से किराया लगा है। अब किराया लगा है तो वो किराया कितना लगा है, पूरी जगह का लगा है 2000 रुपये। अब बात आती है कि कौन कितना देगा, तो लोग कहते हैं कि 4 भाग हैं, 4 भागों में बांट दो। लेकिन ध्यान से देखो कि इसमें ए का हिस्सा और बी के हिस्सा बराबर है, लेकिन सी का और डी का हिस्सा बड़ा है। तो अब बात आएगी कि किराया जो है वो किस आधार पर हम लोगों को डिवाइड करना चाहिए। तो किराया हम लोगों को किस आधार पर डिवाइड करना चाहिए, तो डिपार्टमेंट के क्षेत्रफल को देखना चाहिए। क्षेत्रफल के आधार पर हम लोगों को डिवाइड करना चाहिए कि ए का क्षेत्रफल जितना है तो उस हिसाब से देगा, उनका रेशियो बनाना चाहिए और उसको फिर बांट देना चाहिए। इस प्रकार से हम लोगों को करना चाहिए। तो ये पूछा जाता है कि किराया हो गया, विज्ञापन, अगर मान लो कि विज्ञापन पर खर्च किया है, इन 4 विभागों ने विज्ञापन पर खर्च किया है, देखो विज्ञापन पर समझ लो खर्च किया है 3000 रुपये, लेकिन इसकी जो बिक्री है, ए विभाग की जो बिक्री है वो है 100 यूनिट की, बी विभाग की बिक्री है 200 यूनिट की, सी विभाग की बिक्री है 300 यूनिट की और डी विभाग की बिक्री है 200 यूनिट की, ठीक है। अब बात आती है कि विज्ञापन पर इनकी सेलिंग है कि इन्होंने 100 यूनिट की सेल की है, ए विभाग ने, बी विभाग ने 300 यूनिट की सेल की है, सी विभाग ने इन्होंने 200 की है और इन्होंने 300 की है और इन्होंने फिर से 200 की है। तो अब बात आती है कि विज्ञापन पर कौन, तो ये विज्ञापन व्यय है,
तो ये विज्ञापन व्यय, अब ये बात आती है कि कौन कितना बांटेगा। अब 3,000 रुपये हैं, अब ए से कहा जा रहा है कि आप देख लीजिए इन व्ययों को, बी से कहा जाएगा कि आप देख लीजिए। तो इसका जब हम बंटवारा करेंगे तो इसको बराबर भी नहीं बांट सकते, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक ही सेल देखो यहाँ पे एक ही सेल अगर हम लोग देखते हैं तो एक ही सेल सबसे कम है, क्योंकि इनकी 100 यूनिट है। ए की सेल कितनी है? 100 यूनिट है। बी की सेल कितनी है? तो बी की सेल है 200 यूनिट। सी की सेल कितनी है? तो सी की सेल है 300 यूनिट। और अगर डी की सेल की पूछते हैं तो डी की सेल भी 200 यूनिट है। तो सबसे कम अगर देने की बात आएगी विज्ञापन व्यय में, तो सबसे कम व्यय कौन देगा? तो सबसे कम देंगे ए। और सबसे ज़्यादा की बात आती है तो सबसे ज़्यादा देंगे सी, क्योंकि इन्होंने 300 यूनिट अपने बेचे हैं। तो इस प्रकार के जब व्यय की बात आती है कि विज्ञापन को हम लोग किस आधार पर बांटते हैं, तो विज्ञापन पर हम लोग बिक्री के आधार पर बांटते हैं। और यही इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विज्ञापन व्यय विभाग में विज्ञापन व्यय किस आधार पर बांटे जाते हैं। ऑप्शन दे दिया, मान लो उन्होंने ऑप्शन दे दिया बिक्री के आधार पर। दूसरा ऑप्शन दे दिया स्टॉक के आधार पर। तीसरा ऑप्शन दे दिया क्षेत्रफल के आधार पर। और चौथा ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो विभाग में विज्ञापन व्यय हम लोग किस आधार पर बांटते हैं? बिक्री के आधार पर। तो इस प्रकार के हम लोग जब बात करेंगे ना, तो ये होता है व्ययों का विभाजन। अब व्ययों का विभाजन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि हेडिंग का मतलब क्या है। यहाँ पर अभी समझाया कुछ नहीं है, फिलहाल मैंने आप लोगों को ये बताया है कि व्ययों का विभाजन क्यों करते हैं। अब बात आती है कि व्यय होते कितने प्रकार के हैं। तो व्यय होते हैं 2 प्रकार के। एक होते हैं प्रत्यक्ष व्यय और एक होते हैं अप्रत्यक्ष व्यय। प्रत्यक्ष व्यय कौन से होते हैं? तो प्रत्यक्ष व्यय तो जिस विभाग पर किए जाते हैं उसी विभाग में उनका लेखा कर दिया जाता है, जैसे मजदूरी या फिर अन्य प्रकार के पारिश्रमिक। अब जैसे मान लो कि ए डिपार्टमेंट में 10 मजदूर लगे हैं और प्रत्येक मजदूर की जो मजदूरी है वो 300 रुपये है। तो इनकी जो मजदूरी बनी तो वो कितनी बनी? 3,000 रुपये। तो ऐसे व्यय जो एक डिपार्टमेंट के खुद के व्यय होते हैं तो उनको हम लोग प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं, जो डायरेक्ट किए जाते हैं और जो डायरेक्ट उसी डिपार्टमेंट के होते हैं। और अप्रत्यक्ष व्यय वे होते हैं जो अप्रत्यक्ष व्यय के संबंध में साधारणता निम्नांकित नियम अपनाए जा सकते हैं। और वो नियम कौन कौन से हैं? जैसे मान लो कि बिक्री के आधार पर अगर हम लोग बांटते हैं कि बिक्री के अनुसार विभाजन, अगर हम बिक्री के अनुसार जिन व्ययों को बांटते हैं तो वो व्यय हैं हम लोगों के विज्ञापन व्यय। विज्ञापन को हम लोग बिक्री के हिसाब से बांटते हैं। निरीक्षण एवं व्यवस्थापन व्यय, या फिर यात्री विक्रेता का वेतन और बिक्री कमीशन को हम लोग बिक्री के आधार पर बांटते हैं। या फिर अप्राप्त ऋण, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था इसीलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अप्राप्त ऋण को हम लोग किस आधार पर बांटते हैं? बिक्री के आधार पर। अगर बिक्री के आधार पर बांटने वाले व्यय की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो व्यय कौन कौन से हैं? तो वो व्यय हैं बिक्री कमीशन। जितनी बिक्री होगी उसी हिसाब से हम कमीशन देंगे, तो ये बिक्री के आधार पर बांटा जाता है। विज्ञापन को हम लोग बिक्री के आधार पर बांटते हैं, अभी मैंने आप लोगों को बताया भी था। विज्ञापन निरीक्षण या फिर हम लोग बात करते हैं निरीक्षण व्यय की या फिर व्यवस्थापन व्यय की, इनको भी हम लोग इसी आधार पर बांटते हैं। यात्री विक्रेता का वेतन, यात्री विक्रेता का वेतन हम लोग बिक्री के आधार पर बांटते हैं। और अप्राप्त
अप्राप्य ऋण को हम लोग कन्फ्यूज़न में होता है, तो इसीलिए मैंने बता दिया है कि अप्राप्य ऋण को हम लोग किस आधार पर बांटते हैं, तो बिक्री के आधार पर। ठीक है, पूरी डिटेल आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं क्षेत्रफल के आधार पर कौन कौन से व्यय बांटे जाते हैं, तो ये जो मटेरियल लिखा हुआ है इसको आप लोग पढ़ सकते हैं कि देखो लिखा हुआ है कि जो व्यय एक साथ किए जाते हैं। अब ऐसे व्यय जो एक साथ किए जाते हैं जिनका जो है सब विभागों को उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले स्थान के उपभोग पर निर्भर होता है, उन व्ययों को प्रत्येक विभाग द्वारा प्रयोग की जाने वाली जगह के अनुपात में बांटा जाता है। अब जैसे कौन से ऐसे व्यय होते हैं, तो स्थानीय कर, अगर कर की बात आती है, लोकल टैक्स की बात आती है, तो लोकल टैक्स को हम लोग किस आधार पर देंगे, तो लोकल टैक्स को हम लोग क्षेत्रफल के आधार पर देंगे। जिसका ज़्यादा क्षेत्रफल होगा उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, जिसका कम क्षेत्रफल होगा उसको कम टैक्स देना पड़ेगा। स्थान का किराया, अगर रेंट की बात आती है, किराए की बात आती है, तो उसको भी हम लोग क्षेत्रफल के आधार पर देते हैं। और उसके बाद भवन का बीमा भी अगर आता है, तो बीमा भी अगर दिया जाता है, बीमा में प्रीमियम दिया जाता है, तो अब बात आती है कि इसको किस आधार पर बांटते हैं, तो इसको भी हम लोग क्षेत्रफल के आधार पर बांटते हैं। आगे लिखा हुआ है माल का बीमा हम लोग किस आधार पर बांटते हैं, तो माल का बीमा प्रत्येक विभाग में स्टॉक के आधार पर बांटते हैं। जिसका ज़्यादा स्टॉक होगा उसका माल का बीमा ज़्यादा होगा, जिसका कम स्टॉक होगा उसको कम बीमा देना पड़ेगा, कम बीमा प्रीमियम देना पड़ेगा। ठीक है, प्रीमियम की राशि का बंटवारा। ठीक है, उसके बाद अगर पूछा जाता है कि प्रीमियम की राशि का बंटवारा, प्रीमियम की राशि का बंटवारा, प्रीमियम की राशि का बंटवारा किस आधार पर दिया जाता है, तो स्टॉक के आधार पर दिया जाता है। जिसका ज़्यादा स्टॉक होगा उसको ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। उसके बाद बिक्री हुए माल की लागत, अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं तो यहाँ पर फॉर्मूला भी पूछा जाता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर अगर पूछा जाता है तो फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला भी आता है कभी कभी, और मान लो कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है तब भी आप लोगों को आराम से क्वेश्चन भी आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज और माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, तो ये हम लोगों की बिके हुए माल की लागत निकल आती है। अगर आप लोग जोड़ना चाहते हैं तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इस प्रकार से भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से भी इसको कहा जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट व्यय की, और नेक्स्ट व्यय जो लिखा हुआ है कि कर्मचारियों की संख्या श्रम कल्याण एवं अन्य इसी प्रकार के कार्यों पर किए गए व्ययों प्रत्येक विभाग के श्रमिकों की संख्या के आधार पर बांटा जाता है। मान लो कि हम लोगों ने श्रम वेलफेयर किया है, तो श्रमिकों की संख्या के आधार पर उसको बांटा जाता है, तो याद रखिए इसको। उसके बाद लिखा हुआ है कि बिक्री हुए माल की संख्या, यहाँ पर नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड, यदि पैकिंग आदि के व्यय बिके हुए की बात करते हैं, यदि पैकिंग आदि के व्यय बिके हुए माल की संख्या के आधार पर किए जाते हैं। अब मान लो कि पैकिंग व्यय हुए हैं 2000, अब ए डिपार्टमेंट में पैकिंग हुई है 100 यूनिट की, बी में हुई है 200 की और सी में हुई है 300 की। तो इस प्रकार से पैकिंग का व्यय किसका ज़्यादा होगा, तो बी इनका सी का ज़्यादा होगा। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है कि पैकिंग आदि के व्यय जो होते हैं वो बिक्री हुए माल की संख्या के आधार पर बांटे जाते हैं, बिक्री हुए माल की संख्या के आधार पर बांटे जाते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट, और नेक्स्ट में लिखा हुआ है शुद्ध लाभ के आधार पर, नेट प्रॉफिट के आधार पर हम लोग कौन से जो हैं उनको बांटते हैं। तो आयकर की अगर हम लोग बात करते हैं, आयकर का बंटवारा, अगर हमें आयकर बांटना है, इनकम टैक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसको हम लोग शुद्ध मतलब कि लाभ के अनुपात के आधार पर बांटते हैं। अब जैसे मान लो कि ए विभाग में, बी विभाग में और सी विभाग में अगर ए का प्रॉफिट है 1,000 रुपये का, बी का है 2,000 रुपये का और सी का है 3,000 रुपये का प्रॉफिट है, तो सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स कौन देगा? सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स देगा सी देगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए एग्जाम्पल बोल देता हूँ, आप लोग ये मत सोचिए कि यही है। ठीक है, तो इनकम टैक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनकम टैक्स कौन देगा? तो सी जो डिपार्टमेंट है वो ज़्यादा टैक्स देगा, ए डिपार्टमेंट कम टैक्स देगा, बी डिपार्टमेंट थोड़ा और उससे ज़्यादा देगा। तो मतलब जो अगर पूछा जाता है कि आयकर का बंटवारा किस आधार पर किया जाता है, तो याद रखिए कि आयकर का बंटवारा हम लोग नेट प्रॉफिट के आधार पर करते हैं, नेट प्रॉफिट के आधार पर करते हैं। ठीक है, उसके बाद कार्य के घंटों के आधार पर कौन सा बंटवारा किया जाता है? तो कुछ व्ययों का बंटवारा जो है, कुछ व्ययों का बंटवारा कार्यों के घंटों के आधार पर किया जाता है। जैसे अगर हम शक्ति की बात करें, पावर की बात करें, पावर पर अगर हमने खर्च किया है, मान लो ए डिपार्टमेंट ने 1,000 यूनिट बनाई है, बी ने 2,000, सी ने 3,000, तो इनकी पावर की बात की जाती है तो किस में ज़्यादा पावर यूज हुई होगी? सी में, तो सी ज़्यादा पावर कर देगा। तो कार्य के घंटे के आधार पर मान लो ए ने काम किया है 1,000 घंटा, बी ने काम किया है 2,000 घंटा और सी ने काम किया है 3,000 घंटा, तो कौन ज़्यादा देगा? तो कौन देगा? सी ज़्यादा देगा, क्योंकि इसके कार्य के घंटे ज़्यादा हैं। तो ऐसे व्यय जो हम लोग घंटों के आधार पर बांटते हैं तो वो कौन से व्यय होते हैं? तो वो जैसे शक्ति व्यय है, तो शक्ति को हम लोग किस आधार पर बांटते हैं? कार्य के घंटों के आधार पर, कार्य के घंटों के आधार पर। इतना ही आप लोगों को याद रखना है, इतनी डिटेल भी करनी नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर लिखा हुआ है कि क्रय के आधार पर, क्रय के आधार पर हम लोग क्या बात करते हैं? तो क्रय के आधार पर हम लोग कमीशन की बात करते हैं। क्रय पर कमीशन अगर दिया जाता है तो वो क्रय के आधार पर दिया जाता है। लेनदार पर अगर कटौती दी जाती है या फिर क्रय पर गाड़ी भाड़ा दिया जाता है, आदि व्ययों को क्रय संबंधी होते हैं और इनका बंटवारा क्रय के अनुपात के आधार पर होता है। अब सोचो, ए डिपार्टमेंट है, देखो ये 3 डिपार्टमेंट हैं, क्योंकि मैं समझाने पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। ए, बी और सी, ये 3 डिपार्टमेंट हैं। इन्होंने मान लो परचेज किए हैं 1,000 यूनिट, इन्होंने किए हैं 2,000 यूनिट और इन्होंने किए हैं 3,000 यूनिट। अब मान लो कि ये यूनिट घर इनके डिपार्टमेंट तक आएंगे, यहाँ तक आएंगे, तो इनका गाड़ी भाड़ा लगेगा। अब गाड़ी भाड़ा लगेगा, अब गाड़ी भाड़ा लगा, ठीक है, अब गाड़ी भाड़ा लगा मान लो 1,000 रुपये। अब बात आती है कि कौन कितना देगा, ए देगा, बी देगा या सी देगा। तो मतलब यहाँ पर जो क्रय के आधार पर जिनके ज़्यादा यूनिट हैं वो ज़्यादा देगा और जिनके कम यूनिट हैं वो कम देगा। तो क्रय के आधार पर हम लोग किन किन व्ययों का बंटवारा करते हैं? कमीशन, क्रय पर कमीशन अगर दिया है तो उसका बंटवारा हम लोग क्रय के आधार पर करते हैं। लेनदारों पर अगर कटौती दी है तो उसका बंटवारा हम लोग क्रय के आधार पर करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्रय के आधार पर इनका बंटवारा करते हैं। उसके बाद हिरास के आधार पर, हिरास के आधार पर मतलब हिरास का बंटवारा जो है संपत्ति के मूल्य के आधार पर किया जाता है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हिरास का बंटवारा हम लोग किस आधार पर करते हैं। तो कभी कभी बच्चे कार्य के घंटों के आधार पर कर देते हैं, तो हिरास का बंटवारा संपत्ति के मूल्य के आधार पर किया जाता है। और यहाँ पर लास्ट लिखा हुआ है कि देखभाल के व्यय, इनका बंटवारा कर्मचारियों की संख्या के आधार पर किया जाता है। सुपरविज़न अगर हम लोग बात करते हैं तो इनकी बात अगर आती है तो इनका बंटवारा कर्मचारियों की संख्या के आधार पर किया जाता है। अब बात आती है कि हमारे जो क्वेश्चन मैंने लिख रखे थे आप लोगों के लिए, और उनकी बात करते हैं कि यदि विभाग एम की सकल लाभ की दर जो है वो 20% है। सकल लाभ को बोलते हैं हम लोग, सकल लाभ की अगर हम लोग बात करते हैं तो सकल लाभ की जो दर है वो है जिसे ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, और ग्रॉस प्रॉफिट की जो दर है वो 20% है। और 4 लाख की बिक्री पर सकल लाभ की राशि होगी।
अगर हम लोगों ने 4 लाख की बिक्री की है तो हमारी लाभ की राशि क्या होगी, सकल लाभ की राशि क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा कि मान लो क्या है, हम लोगों की 4 लाख की हम लोगों ने बिक्री की है और 20% अगर हम लोग लाभ लेते हैं तो 4 लाख की बिक्री पर हम लोग कितना लाभ होगा, हम लोगों को 4 दूनी 8 मतलब कि 80,000 का हम लोगों को क्या होगा, लाभ होगा, 80,000 का लाभ होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि यदि विभाग एन विभाग है कि सकल लाभ की जो दर है वो लागत पर 25% है। याद रखिए, एक है जो आगे वही सवाल में दिया था, ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया कि सकल लाभ की जो दर है वो 20% है और 4 लाख की बिक्री हुई है, उस पर हम लोगों ने दर निकाल ली है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि सकल लाभ की जो दर है वो लागत पर 25% है। अब 25% जो है वो लागत पर है, लेकिन यहाँ पर 4 लाख की बिक्री पर सकल लाभ की दर पूछी है। अब की बार थोड़ा सवाल अलग है, तो अब की बार जब सवाल अलग है तब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं लाभ की। अब लाभ की अगर हम लोगों को बात करनी है तो बिक्री कितने की है, 4 लाख की। अब लाभ की दर जो है वो लागत पर 25% है, तो 25% हम लोगों ने लिख तो दिया है, लेकिन 100 प्लस अब की बार हम लोगों को कितना लिखना होगा, 25, क्योंकि इसमें जो है वो लाभ शामिल है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऊपर तो 4 लाख ही रहेगा, मल्टीप्लाई 25 से करेंगे और नीचे हो जाएगा 125। 25 से अगर हम लोग इसको काटेंगे तो ये 5 बार जाएगा और 5 से अगर हम लोग इसको बांटेंगे तो ये 80,000 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर पूछा गया है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, 80,000 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 20% की बात पूछी गई, वहाँ बात 20% था, यहाँ पर 25% था, लेकिन यहाँ पर लागत का था, तो इसीलिए आप लोगों को लग रहा होगा कि सेम टू सेम आंसर आ गए, लेकिन सेम टू सेम नहीं है। वहाँ पर 20% दर थी और यहाँ पर 25% दर थी। वहाँ पर बिक्री का 20% था, यहाँ पर लागत का 25% था। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का लिखा रखा है उसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये मैंने अभी आप लोगों को सारी बातें बताई हुई हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, ये रहा हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन कि स्थानीय कर का विभिन्न विभागों में विभाजन किया जाता है। स्थानीय कर का विभिन्न विभागों में विभाजन किया जाता है। आप बताइए, आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन आप लोग मोस्ट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्लास आप लोगों की डिपार्टमेंट की पार्ट 2 भी आएगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला है कि अगर हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करने चलते हैं तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। अब इसीलिए मैं आप लोगों की पार्ट 2 में MCQ क्वेश्चन लेकर आऊँगा। यहाँ पर कम क्वेश्चन थे, अब की बार जब लेकर आऊँगा तब पार्ट 2 में आप लोगों के MCQ क्वेश्चन ज़्यादा लेकर आऊँगा, समथिंग 20-25 क्वेश्चन। ठीक है, तो स्थानीय कर का विभिन्न विभागों में विभाजन किया जाता है। तो बताइए, स्थानीय कर लोकल टैक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो समय के आधार पर उसको बांटते हैं, बिक्री के आधार पर बांटते हैं, प्रत्येक विभाग द्वारा घेरे गए स्थान के अनुपात के आधार पर बांटते हैं। मैंने बताया था आप लोगों को, स्थानीय कर की अगर हम लोग बात करते हैं, स्थानीय कर की बात करते हैं, या फिर किराए की बात करते हैं, किराया की बात करते हैं, या फिर हम लोग भवन का बीमा की बात करते हैं, भवन का बीमा, ये सभी जो है वो घेरे गए स्थान के आधार पर किए जाते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर, अगर यहाँ पर क्षेत्रफल भी लिखा होता तब भी आप लोगों का आंसर यही होता। और आप लोगों को मैं जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ भी रहा होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बिल्कुल सही तरीके से बताया है। ठीक है, सही तरीके से बिल्कुल बताया है। ये बहुत छोटी क्लास हुई है, लेकिन हम लोगों ने कोशिश की है आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाने की कि विभाग क्या होते हैं, विभागीय खाते की हम लोगों को क्या होता है, विभागीय खाते क्या होते हैं, विभागीय खाते के जो विभाग और शाखा में अंतर पूछा जाता है तो वो भी अंतर भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, विभाग और शाखा में अंतर।
उसके बाद मैंने आप लोगों को विभाग के लाभ भी बताए हैं, विभागीय लेखों के लाभ क्या क्या हैं उनकी मैंने बात की हुई है। फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन भी आप लोगों को साथ ही साथ में 2-4 क्वेश्चन करवाए भी हैं। व्ययों का विभाजन, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं और हो सकता है इस बार भी पूछे जाएँ, ठीक है। तो इनको आप लोग ज़रूर करिए। और अगर आप लोगों को SP एजुकेशन चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए अगली क्लास जब लेकर आऊँगा तो अगली क्लास की भी हम लोग बात कर लेते हैं कि अगली क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो अगली क्लास में हम लोग हायर परचेज जो है उसके MCQ करने वाले हैं। MCQ क्लास प्लस कॉन्सेप्ट भी हम लोगों को कॉन्सेप्ट भी करेंगे, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, जिससे आप लोगों का मतलब कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।